हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत और जापान के बीच समझौता को जो एक दशक के लिए बढ़ा दिया गया है उसको देखेंगे। ये 30 अगस्त का न्यूज़ टुडे का है और हम लोग इसके सारे आर्टिकल्स ही करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और जापान का 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और जापान के बीच हुआ था। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री भी जापान में ही हैं और ये द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। अगर इसके कुछ परिणाम देखें तो परिणाम में अगले दशक के लिए भारत जापान विज़न दिया गया है, जिसमें 8 क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, प्रौद्योगिकी और नवाचार आदि में 10 वर्ष तक रणनीतिक जितने भी फ्रेमवर्क है उनको तैयार किया गया है और सुरक्षा और सहयोग पर घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसमें आर्थिक सुरक्षा भी शुरू की गई है। ठीक है, फिर आता है भारत जापान मानव संसाधन विनिमय के लिए 50,000 से ज़्यादा लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना किफ़ायती होगा और इससे एक दूसरे देश के हम लोग अच्छे से आर्थिक पहलू और जो तकनीकी पहलू हैं उसको भी साझा कर सकते हैं। और संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र पर सहयोग, इसमें जापानी निवेश और भारत के सतत विकास को बढ़ावा देना है। और भारत जापान डिजिटल साझेदारी 2.0 AI तकनीकी को और बेहतर करने के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। भारत जापान डिजिटल साझेदारी, अच्छा ये तो कर चुके हैं। फिर आता है कि अन्य देशों ने जो खनिज संसाधन, संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, स्वच्छ हाइड्रोजन, अमोनिया, सतत ईंधन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन, जितने भी तरह के क्षेत्रक हैं उनके समझौते पे हस्ताक्षर किया है। अगर अन्य भारत के और जापान के महत्व देखें तो फिर ये आता है कि साझे सामरिक हित दोनों ही देश के होते हैं, उससे ही दोनों ही देश अपने लिए राजनीतिक हस्तक्षेप जो एक चिंता का विषय है उससे कम करने में भी मदद मिलेगी। रक्षा संबंध की बात की जाए तो एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट है और धर्म गार्जियन, शिशु मैत्री और जीमेक्स, जिसमें से धर्म गार्जियन थल सेना का है, शिशु मैत्री ये वायुसेना का है और जीमेक्स नेवी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। प्रगतिशील बहुपक्षवाद की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करता है, जैसे क्वाड, G20, G4 जैसे वैश्विक समूहों का हिस्सा भी है। औद्योगिक विकास की बात की जाए तो भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक साझेदारी और भारत जापान लघु एवं मध्यम फोरम शामिल हैं। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP में सिक्योरिंग राइट्स इनेबलिंग फ्यूचर्स नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें प्री में पूछा जा सकता है कि ये जो रिपोर्ट्स है ये कौन जारी करता है, तो UNDP के द्वारा जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा को 2 दशकों में अधिक समय से वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। इसमें नवाचार और चुनौतियाँ लगातार बनी हुई हैं। अगर देखते हैं वन अधिकार 2006 के बारे में, तो अनुसूचित जनजाति यानी पारंपरिक वन निवासी व वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम शीर्षक से अधिनियमित किया गया था। इस लोकप्रिय रूप से वन अधिकार नियम के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो ऐतिहासिक अन्याय है उनको समाप्त करके आजीविका और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जो वनों में रहने वाले समुदाय हैं उनका। वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन और चुनौतियाँ क्या है, तो उच्च अस्वीकृति दर है, इसमें दस्तावेजीकरण की कमी है और इसमें जो भी त्रुटियां हैं जैसे कि प्रक्रियात्मक त्रुटियां हैं, अधिकारों का अभिलेखीकरण, इनके जो अधिकार हैं उस भूमि की गुणवत्ता है जो है उसका अभिलेख नहीं किया गया है, ना उसको कहीं पे लिखा गया है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मान्यता के बाद की समस्याएं, सामुदायिक वन संसाधन के सीमा निर्धारण और सामुदायिक वन संसाधन समितियों के गठन में कठिनाई होती है। संस्थागत क्षमता की कमी है, केंद्र और राज्य स्तर पर कमजोर क्षमता है। अन्य मुद्दे सामाजिक और एवं ज्ञान संबंधी बाधाएं हैं। राज्यों में असमान कार्यान्वयन प्रक्रिया में ग्राम सभा की सीमित भागीदारी होती है। ठीक है, UNDP
माने तो सामाजिक सुरक्षा और आजीविका कार्यक्रम में वन अधिकार धारकों की श्रेणी में मान्यता दी जानी चाहिए। वन अधिकार के लिए समर्पित निधि का उपलब्ध होना चाहिए। वन अधिकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा जाना चाहिए ताकि लैंगिक संवेदनशील आजीविका के अवसर सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारों की मान्यता और उनकी प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए एक लास्ट डेट तय करनी चाहिए। सनसेट क्लॉजेस प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अधिकार प्राप्त करने के बाद सहायता को मजबूत करना चाहिए और समग्र शासन के लिए FRA को पेशा यानी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। फिर आता है लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि जो संसदीय समिति हैं वो संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ हैं। आज जानते हैं कि क्या होता है। लोकसभा अध्यक्ष ने उपयुक्त टिप्पणी संसद और राज्य विधानमंडल की अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही थी। ठीक है, संसदीय समितियों की भूमिका देख लेते हैं। ये पक्षपात रहित कार्य प्रणालियों सुनिश्चित करने में और आम सहमति बनाने में इनकी मुख्य भूमिका होती है। अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि एक मुद्दा आया था स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा सरोगेसी का, तो 2016 में इसका अध्ययन संसदीय समिति द्वारा हुआ था। सरकार की जवाबदेहिता बढ़ती है, जिससे 2024 में लोक लेखा समिति के द्वारा 4 मंत्रालयों द्वारा किया गया अतिरिक्त खर्चा था उस पर उन्होंने सवाल किया था कि ये कहाँ पे खर्चा किया। विकास के मुद्दों पर ध्यान देती हैं, जैसे ग्रामीण विकास समिति ने पंचायत राज व्यवस्था के लगातार जो बजट घट रहा था उसके सवाल उठाया था और विधेयक की त्रुटियों को उजागर करके संसद द्वारा पारित कानून को सशक्त बनाता है। और जैसे कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया था। फिर अगर इनकी चुनौतियाँ देखें तो चुनौतियों में ये है कि इनकी जो विधेयक हैं वो संसदीय समिति को भेजे ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट ही पास कर दिए जाते हैं, जिससे कि काफ़ी बड़ी चुनौती आ सकती है। 15वीं लोकसभा में इनका जो लोक समिति के पास विधेयक भेजे जाते थे उनकी संख्या 71 थी। 16वीं में ये संख्या 28 हुई। 17वीं में ये संख्या सिर्फ 16 तक ही रह गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। अन्य अल्प भागीदारी समिति की बैठक में सांसद की जो उपस्थिति है वो 50% तक ही होती है, जबकि सत्र में सांसद की जो बैठक होती है वो 84% तक जाती है। विशेषज्ञ और शोध आधारित सहयोग का अभाव है। ठीक है, अगर उनके लिए सुधार के लिए कदम क्या उठाए जाने चाहिए, यही जो चुनौतियाँ इसी को अगर हम सुधार कर ले तो अच्छी तरह से परिणाम हमें मिल सकते हैं। जैसे कि इसकी जो बैठक है मतलब इसमें जो विधेयक भेजे जाने की संख्या है 16 है, उसको पहले की तरह अगर हम 70-75 लेके जाएं तो काफ़ी अच्छा होगा। विशेषज्ञ की इसमें भागीदारी बढ़ाएं, इसमें जो पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए, शोध आधारित सहयोग प्रदान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोलेजियम प्रणाली को लेकर आइए कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 34 है, जिसमें कि 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मतलब उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये काम संसद करती है और संसद बढ़ा सकती है लेकिन घटा नहीं सकती है। ठीक है, फिर जानते कोलिजियम के बारे में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति यदि सिफारिश करने के लिए एक प्रणाली है। इसको 4 फेज़ में ही देखा जाता है। आर्टिकल 124 और 217 124 के तहत और 217 के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो चुनाव होता है कोलिजियम प्रणाली के तहत मुख्य न्यायाधीश का, वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के लिए कोलिजियम में भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। हाई कोर्ट की नियुक्ति के लिए कोलिजियम का जो अध्यक्ष संबंधित हाई कोर्ट वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होता है, और जबकि 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश और उनके सदस्य होते हैं। यह कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को अपनी सिफारिशें भेजता है। अंतिम निर्णय CJI की अध्यक्षता वाले कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश लेते हैं। ठीक है, अगर कोलिजियम प्रणाली का विकास है तो देखें तो 1980 के दशक में इससे पहले
न्यायिक नियुक्ति रूप से कार्यपालिका के नियंत्रण में थी। राष्ट्रपति द्वारा CJI के परामर्श से न्यायाधीश की नियुक्ति होती थी, लेकिन इसमें बाद में सुधार हुआ। जैसे फर्स्ट जजेस केस देखें 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति का परामर्श का अर्थ है सहमति नहीं है। इसका यह अर्थ है कि राष्ट्रपति नियुक्ति के संबंध में परामर्श करेंगे, लेकिन निर्णय न्यायाधीश के साथ सहमति के रूप में बाध्य नहीं है। न्यायिक नियुक्ति में कार्यपालिका को प्रधानता दी गई थी। ठीक है, सेकंड जो केस आया था इसमें कहा था परामर्श का वास्तव में अर्थ सहमति ही है। CJI द्वारा अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों यानी कि न्यायाधीश के परामर्श से ही इनकी नियुक्ति होगी। और इसमें फिर आया थर्ड जजेस केस 1998 कोलेजियम। इसमें कोर्ट ने कहा कोलेजियम का विस्तार करके इसमें CJI और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को शामिल किया, जो कि पहले 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश के परामर्श से कोलेजियम प्रणाली स्टार्ट की जाती थी। उसमें अब 4 न्यायाधीश शामिल करने लगे थर्ड जज केस में। उसके बाद फोर्थ जजेस केस में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC में और 99 संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार दे दिया। तो बोले कि इससे जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो बाधित होगी और काफ़ी हद तक ये न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप है। ठीक है, फिर आता है अनुसूची में कोना कॉर्पस। ये क्या है? एक कोना कॉर्पस विदेशी वृक्ष है और काफ़ी ज़्यादा मतलब जैव विविधता को हानिकारक है और इससे मतलब ये स्थानीय प्रजातियों को खा जाता है और जो मिट्टी की उर्वरता है और पानी की कमी है वो सारी चीज़ें बढ़ती जाती है, जिससे डेजर्ट जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।